हम 24 जून को इस्लामाबाद में एक नया सेशन कर रहे हैं और इस सेशन का टॉपिक है रियल एस्टेट में सेल्स बढ़ाने के जदीद तरीके। हमारा डिस्कवर योर टैलेंट का सेशन लाहौर में 3 जुलाई को होगा। आप अगर इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे जर्नलिज्म में आए हुए 30 साल हो चुके हैं। इन 30 वर्षों में मैंने 2 चीजें बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व की। एक तो पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो सारे का सारा मलबा पिछली हुकूमत पर डाल देती है। कोई भी हुकूमत हो, आप पिछले 30 वर्षों में सारी हुकूमतों का डाटा निकाल के देख लें, आपको हर हुकूमत ये कहती हुई नजर आएगी कि पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था और हमें ये पूरा मलबा मिला और अब हमें ये मलबा उठाना पड़ रहा है और मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। ये आपको एक कॉमन जवाब नजर आएगा हर गवर्नमेंट के मुंह पे। और सेकेंडली, जब भी कोई इस मुल्क में हुकूमत बनती है तो वो मलिक रियाज को जरूर पकड़ लेती है। यानी पहला स्कैंडल जब भी आएगा वो मलिक रियाज से रिलेटेड ही आएगा। आप बेनज़ीर भुट्टो की पुरानी हुकूमत देख लें, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देख लें, उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत देख लें, फिर उसके बाद आप दोबारा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देख लें, फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की फिर गवर्नमेंट देख लें, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट देख लें और अब मियां नवाज शरीफ साहब की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक इत्तेहादी गवर्नमेंट जो उसको देख लें। इस इत्तेहादी गवर्नमेंट ने भी जो पहला स्कैंडल बनाया उसका ताल्लुक मलिक रियाज साहब के साथ है। मैं इस चीज़ को साइड पर रखता हूँ कि ये स्कैंडल ठीक है या गलत है, या वाकई तहकीकात होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, या वाकई 50 अरब रुपए जो थे वो बरतानिया के अकाउंट से निकल के पाकिस्तान आए और उसको जिस तरह गवर्नमेंट ने कल पोर्ट्रे किया कि उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। ये सारी चीज़ें जो है ना, हम इसको साइड पर रखते हैं। हम एक और फिनोमेना डिस्कस करते हैं, वो ज़्यादा दिलचस्प है कि इस मुल्क में पिछले 30 वर्षों में मलिक रियाज एक हदफ गवर्नमेंट का ज़रूर रहा है और जब भी हुकूमत आएगी वो कोई ना कोई इनका स्कैंडल खोलेगी और कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गवर्नमेंट भी मलिक रियाज के साथ मिल जाएगी या मलिक रियाज साहब उस गवर्नमेंट को भी राज़ी कर लेंगे कि इस तरह नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं। अब ये जो इशू है 50 अरब रुपए का, आप देख लीजिएगा कि अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट भी कन्विंस हो जाएगी और मलिक रियाज साहब जो हैं इस क्राइसिस से निकल जाएंगे। मैं मलिक रियाज साहब को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। 1996 में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई थी और इस ताल्लुक़ में कभी उतार भी आया, कभी चढ़ाव भी आया, कभी उनके साथ मुलाकातें अच्छी भी रही, कभी मुलाकातें बुरी भी रहीं, लेकिन एक राब्ता, एक ताल्लुक़ कायम ज़रूर रहा। इस ताल्लुक़ की बुनियाद पे मैंने उनके अंदर 3 हैरानकुन किस्म की इंस्टिंक्ट्स देखी हैं। ये ऐसी इंस्टिंक्ट्स हैं कि जिनको मेरा ख्याल है अगर डिस्कस ना किया जाए तो वो बिज़नेस के साथ ज़्यादती होगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बिज़नेसमैन डेवलप होते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, वहाँ पे मलिक रियाज को डिस्कस ना करना बिज़नेस के साथ और बिज़नेस जो के साथ रिलेटेड जो रवैया है उसके साथ ज़्यादती होगी। मलिक रियाज की 2 इंस्टिंक्ट्स को उनको भी साइड पर रखते हैं। पहली इंस्टिंक्ट तो ये है कि वो हर गवर्नमेंट के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। ये उनकी खूबी है या उनकी खराबी है, मैं इसको भी आपकी जहानत पर छोड़ता हूँ कि अल्टीमेटली जब भी गवर्नमेंट उनके साथ कनेक्ट करती है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो होती है मलिक रियाज की साइड पे चली जाती है। ये भी एक हकीकत है, उनकी इंस्टिंक्ट है कि वो कन्विंस कर लेते हैं। दूसरी उनकी जो खूबी है कि उनका रिलेशन बड़े लंबे होते हैं कि जब आपका उनके साथ एक ताल्लुक़ शुरू हो गया तो उस ताल्लुक़ को वो टूटने नहीं देते। वो आप कोई भी हो, मसलन आप गरीब आदमी हैं, आप अमीर आदमी हैं, आपका ताल्लुक़ सहावत के साथ है, आपका ताल्लुक़ ब्यूरोक्रेसी के साथ है, आपका ताल्लुक़ सियासत के साथ है, आपका ताल्लुक़ आर्म्ड फोर्सेस के साथ है, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर मलिक रियाज साहब के साथ आपका एक राब्ता पैदा हो गया तो उस राब्ते को वो टूटने नहीं देंगे। बाज़-औक़ात हो सकता है डिस्टेंस पैदा हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। तो उनके अंदर एक लचक है और ये भी सीखने वाली चीज़ है कि जब आप रिलेशन बनाएं किसी के साथ तो उसको टूटने ना दें। तो ये मलिक रियाज के अंदर ये खूबी है कि वो रिलेशन को टूटने नहीं देता। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है, वो है मलिक रियाज की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि हालात कोई भी हो, मलिक रियाज उसमें से सर्वाइव कर जाता है। मसलन आप देखिएगा कि 1996 में जब मेरी उनके साथ मुलाकात हुई तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी। नाहिद खान बेनज़ीर भुट्टो की प्रिंसिपल सेक्रेटरी होती थी, उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी होती थी, उनके इंतहाई करीब थी। यानी बेनज़ीर भुट्टो और नाहिद खान दोनों ऐसा लगता था कि जैसे एक ही जिस्म और 2 कालम हैं। इस किस्म के उनके साथ ताल्लुक़ थे। तो नाहिद खान मलिक रियाज के ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा दी और डीसी उस वक्त जावेद आवान थे रावलपिंडी में, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़। और मैं उस वक्त देख रहा था कि अगर कोई आम आदमी होता शायद ये प्रेशर बर्दाश्त न कर सकता और अल्टीमेटली वो क्रैश कर जाता, लेकिन मलिक रियाज साहब उससे भी निकल गए।
और उससे भी आगे आ गए। फिर उसके बाद जब मियां नवाज साहब की गवर्नमेंट आई तो उसमें भी बैरियर टाउन के ऊपर कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके बंद कर दिए गए, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई और अल्टीमेटली मलिक रियाज साहब उसमें से भी निकल गए, उस क्राइसिस से भी बाहर आ गए। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो शुरू के जो 10 केसेस बनाए गए थे उसमें मलिक रियाज साहब भी शामिल थे और जिन लोगों की गिरफ्तारी का आर्डर जारी हुआ था पहले 10 लोगों को, उसमें मलिक रियाज भी शामिल थे। और फिर अल्टीमेटली एक ऐसा वक्त भी आया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब और मलिक रियाज साहब दोनों एक ही सोफे पर बैठते थे, एक ही दूसरे के साथ गुफ्तगू करते थे और जो भी काम जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने करना होता था सियासी सतह पे तो वो अपने किसी दोस्त या अपने किसी कुलीग को नहीं कहते थे, वो फौरी तौर पर मलिक रियाज साहब को कहते थे और मलिक रियाज साहब वो मामलात उनके सेटल करते थे। उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो उस वक्त भी एक क्राइसिस था मलिक रियाज साहब के लिए, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और मलिक रियाज साहब इंतहाई करीब हो गए और जो मामलात इनके चलते रहे वो सियासी हों, गैर सियासी हों, माशी हों, किसी किस्म के भी हों, तो मलिक रियाज साहब जो थे वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के दाएं बाजू होते थे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। जब वो गवर्नमेंट ख़त्म हुई उसके बाद मियां नवाज साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त फिर इख्तलाफात हुए और बैरियर टाउन लाहौर के अंदर बहुत सारे मामलात हुए, शायद वहाँ पे कोई रिंग रोड बन रही थी और उस वजह से तल्लुकात खासे सर्द महरी का शिकार हुए और ये भी एक वक्त आया कि शायद बैरियर टाउन को बंद करने की पूरी कोशिश की। चौधरी निसार साहब उस वक्त मलिक रियाज साहब के इंतहाई ख़िलाफ़ थे और चौधरी निसार उस वक्त वज़ीर दाखिला थे और उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन अल्टीमेटली मलिक रियाज साहब उससे भी सर्वाइव कर गए। और उसके बाद जब इमरान खान साहब आए तो इमरान खान साहब के वक्त भी यही था कि पहला जब शुरू में जो सारे केसेस बनाए गए तो उसमें बैरियर टाउन का केस जो शुरू का केस था और ऐसे लगता था बैरियर टाउन का जो बैरियर इंक्लेव है वो ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और ख़ासा नुकसान मलिक रियाज साहब को उस दौर में भी हुआ, लेकिन वो उससे भी सर्वाइव कर गए। और इससे भी अगर पीछे चले जाएँ तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का एक केस था जिसमें उन्होंने ऐसा लगता था कि बैरियर टाउन को बंद करवा के जाएंगे और उनके जो बेटे का एक स्कैंडल था, इशू था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इशू जाता रहा और आपको याद होगा कि मलिक रियाज साहब ने एक 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के कुरान मजीद अपने सर के ऊपर रख के ये कहा था कि ये मुझसे पैसे लेते थे या रिश्वत लेते, तो बड़ा खौफनाक किस्म का स्कैंडल था। उस वक्त सब लोगों का ख्याल ये था कि मलिक रियाज साहब इसमें से सर्वाइव नहीं कर सकेंगे क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब गवर्नमेंट भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और उससे पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब वो फारिग कर चुके थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बड़े तगड़े चीफ जस्टिस थे, लेकिन मलिक रियाज साहब आप देख लें उसमें से भी निकल गए। फिर उसके बाद इनके ख़िलाफ़ एक और केस हुआ जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में हुआ, आपको याद होगा उसमें कि रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी होती थी और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा किसी शख्स पर 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ। 460 अरब रुपए, इतना जुर्माना हुकूमत पाकिस्तान अदा नहीं कर सकती, लेकिन उस क्राइसिस से भी मलिक रियाज साहब निकल गए। अब ये एक नया क्राइसिस आया है, ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट ने पुरानी फाइलें निकाली हैं, उसमें से उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने उनको फेवर दी थी और 5 अरब रुपए इनसे वसूल किए थे और 50 अरब रुपए जो बरतानिया के बैंकों में थे और वो इलीगल मनी थी जो उन बरतानिया गवर्नमेंट ने ट्रेस की और उसके बाद उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को लिखा और फिर उस वक्त के जो मशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर साहब, उन्होंने मिल मिला के ये सारे मामला सेटल किए और अब ये फ़ाइल खुल रही है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये मलिक रियाज साहब इससे भी निकल जाएंगे। तो सीखने वाली बात ये है, क्योंकि मैं फिर ये कहता हूँ कि हमारा चैनल जो वो पॉलिटिकल नहीं है, हमारा चैनल जो है वो सेल्फ हेल्प का है, तो इसमें सीखने वाली बात ये है कि अगर आपके अंदर सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट मौजूद है, अगर आप सर्वाइव करना जानते हैं तो हालात कोई भी हो जाएं आप उसमें से सर्वाइव कर सकते हैं। अपने आप को बचा लेना ये कमाल होता है। बिज़नेस में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, फौज में हो, आप गेम्स में या स्पोर्ट्स में हो, राइटिंग में हो, आप किसी भी फील्ड के साथ अगर आपका ताल्लुक़ है और आपके अंदर अगर सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है और आपके अंदर एक जबिल्लत है कि आप हर किस्म के हालात से अपने आप को बचा लेते हैं, निकल जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर कामयाब आप ही होते हैं। तो मलिक रियाज साहब से सीखने वाली बात यह है कि सर्वाइव करना सीखें। हालात कोई भी हो उसमें से अपने आप को निकाल लें। अगर आप निकाल लेंगे तो अल्टीमेटली आप ही कामयाब होंगे। तो ये आज का सबक है कि सर्वाइव करना सीखें।